नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में हमारा अंतिम पाठ 18 टोपी का अध्ययन करेंगे। टोपी नाम से, शीर्षक से हमें लगता है कि ये क्या हो सकता है ना, तो ये कहानी के रूप में यहाँ पर बताया गया है। एक थी गवरिया और एक था गवरा। गवरिया जिसे गोरैया बोलते हैं और गवरा जो नर गोरैया है, दोनों एक दूसरे के परम संगी। गवरिया और गवरा जो है वो एक दूसरे के परम संगी थे। परम संगी मतलब साथी थे। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिन्न सार मतलब अलग अलग होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बंटाते। तो जो परम संगी होते हैं, परम संगी का मतलब बहुत अधिक प्रेम होना है ना, बहुत अधिक, मतलब उनका खाना भी साथ में, उनका उठना बैठना भी साथ में। और जैसे ही वो अपने खोते खोते मतलब अपना घोंसला जो होता था उससे अलग होते निकलते, तो दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते थे। थकान मिटाते और सारे दिन की आपस में जो भी बात हुई होती थी वो आपस में हिस्सेदारी में बटाते, मतलब एक दूसरे को पूरे दिन की जो है बात बताते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है। फबता मतलब जोरदार लगता है, शोभायमान होता है उन पर कपड़ा। तो खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला। तपाक हाथों हाथ से उसका जवाब दिया कि खाक फबता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, है ना। लट जीरा चुग गए हो मतलब आज कहीं ना कहीं कोई बात हुई है। गवरिया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो है वो ढक जो जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह, मतलब मनुष्य मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले, अर्थात खुद को ढक ले, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब वहां पे वो एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अभी तो तू मेरे सामने जो है, तेरी ये जो सुंदर काया, काया मतलब शरीर, जो सुंदर शरीर है उसका कटाव एक एक मतलब अंग जो है मेरे सामने है, और रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। और अगर ऐसे ही तू मनुष्य की तरह खुद को ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब तो कहते तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सखत भी जाती रहती है, अर्थात जो उनमें पावर होता है, जो सहन करने की ताकत होती है वो भी जाती रहती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तो ये तो सिर्फ सोच की बात है कि हम सोचते हैं कि किसी ने ज्यादा सुंदर कपड़ा पहना है तो उसकी हैसियत ज्यादा है, या किसी ने थोड़ा अच्छा नहीं पहन रखा तो उसकी हैसियत कम है। तो ये तो सोच पर निर्भर करता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है, मतलब दिखावा है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता। यहाँ पे उर्दू शब्दों का काफी प्रयोग किया गया है इस पाठ के अंदर। फकत, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, मतलब कपड़े तो पहन लेता है, ये सिर्फ पोंगापन है, मतलब दिखावे वाली बातें हैं। जो कपड़े पहन लेता है उसके बाद भी अपनी शर्म को वो नहीं ढकता। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। अब वो अपनी बात बताता हुआ कहता है कि मैं तो ऐसा ही भला हूँ। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गवरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है,
जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। अब यहाँ पर टोपी का मतलब जो मनुष्य कपड़े की या ऊन की जो भी टोपी पहनता है वो तो है ही यहाँ पर, परंतु इसका दो अर्थ निकल रहे हैं। तो क्या लेखक के माध्यम से क्या अर्थ निकल रहा है, टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टोपी पहनना मतलब जो एक दूसरे को टोपी पहना देते हैं, मतलब मूर्ख बना देते हैं, या फिर जो बड़ा होता है, जो राजनीति हो चाहे किसी भी स्तर पर हो, अगर वो बड़ा होता है तो टोपी, यहाँ पर कहा कि टोपी तो आदमियों का राजा पहनता, मतलब जो बड़ा है। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। तो यहाँ मान सम्मान से संबंधित भी हो गई ये बात। अपनी टोपी सलामत रहे, बस अपना मतलब सलामत रहे, अपना स्वार्थ हम सिद्ध कर लें, जैसा कि आजकल होता ही है। इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। कहते हैं ना कि उसने उसको टोपी पहना दी। आजकल तो समय भी ऐसा ही है कि लोग ईमानदारी का साथ छोड़ करके बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे को टोपी पहनाने में। ज्यादातर हम कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है, तो एक दूसरे को टोपी पहनाना। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्ति, थोड़ा सा वो समझदार भी था तो इसलिए शक्ति भी था। जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। तो गवरा और गवर ऐसे तो दोनों परम संगी थे, परंतु सोच में जो है थोड़ा सा अंतर था। गवरा समझदार था तो वो थोड़ा सा शक भी करता था, मतलब हर बात को सोच समझ के करता था। और जो गवरिया थी वो जिद्दी और धुन की पक्की थी। जिद्दी मतलब उसने कोई बात कह दी तो वो करनी है, और अपनी धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, एक बार निश्चित कर लिया तो वह कार्य करना ही है, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाहा वहीं रहा, अर्थात यहाँ पर यह बात बताई गई लेखक के द्वारा कि व्यक्ति जिस चीज के लिए इच्छा करता है और उसकी प्रबल इच्छा होती है तो वो उसको जरूर मिल जाती है। वो कोशिश करता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जहां हमारी चाह होती है वहीं हमें अपने आप अपना मार्ग जो है वो मिल जाता है, राह मिल जाती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मामूल के मुताबिक मतलब पता होने पर ऐसा पता लगा कि घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। फाहा मतलब एक टुकड़ा जिसे कहते हैं हम, रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। तो गवरिये को एक रुई का वो मिला और वो खुशी के मारे जो है झूमने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिहाकर पूछा, मतलब जोर से पूछा। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, जो रुई थी उसको धर दिया, रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। गवरा बोला कि तेरे जैसा ही एक बावरा और था। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक क्या होता है, जो आपने कभी देखा होगा कि सड़क पर जो है ये लोक नृत्य करते हैं या नौटंकी करते हैं, तो वो चाबुक से अपने शरीर को नंगा कर लेते हैं और चाबुक से अपने शरीर पर मारते हैं। उनके ये रोजगार का साधन होता है। चाबुक था बड़ा उमदा और लचकदार, फ्लेक्सिबल था, है ना, बड़ा मतलब एकदम कह सकते हैं जिसको एकदम उमदा हुआ था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अर्थात बावरा बोलता है कि चाबुक तो मिल गया, अब क्या बचा, 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। ये जो घोड़े बचे हैं और उनके जो लगाम लगाई जाती है उसके बारे में गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई। दुनिया जो रुई आपने देखा होगा, जैसे रिजाई वगैरह बनाते हैं अपन तो उसको क्या करते हैं, कूटते हैं, है ना। तो उसके पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, बड़े प्रेम से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुन दो मतलब इसको पीटना है। धुन कैसे दिया जाता है, इसको पीट पीट कर जो है वो धुन दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज पढ़ा कि वो एक रुई वाले के पास जाती है और उसको कहती है कि इसको जो है धुन दे दो। तो उसके बाद में क्या हुआ,
है ना? उसके बाद में दुनिया जो है वो देता है, नहीं देता है, किस तरीके से होता है, तो यह सब जो है हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक गवरा और गवरिया जो है आपस में बात करते हैं और बात करते-करते उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं और इतनी जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ ये बात हमको समझ में आ गई कि वास्तव में जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो एक तो जो गवरिया थी वो जिद्दी थी, दूसरा उसने अपना ये लक्ष्य बना लिया था मतलब वो जिद्दी तो थी और धुन अपनी बात की पक्की धुन भी थी उसको कि जो मैंने सोच लिया मुझे वो करना है। तो ऐसा ही हुआ, उसे एक रुई का जो है फाहा मिल गया और रुई के फाहे से वो फिर जो है गवरे को क्या बोलती है वो हमने पढ़ा और वो उसके बाद में एक बड़े प्यार से बड़े मनोहार से दुनिया भैया के पास जाती है और उसे रुई के फाहे को धुन दो। धुन मतलब उसको जो है कूट दो ताकि कूटने के बाद वो समतल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, फिर उसको किसी भी आकृति में हम ढाल सकते हैं। तो उसके बाद में दुनिया जो है वो कैसा था, उसने क्या-क्या किया, तो थोड़ा-सा विराम देते हुए हम इसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उसको आप उसका अभ्यास कीजिए, उसको पढ़ के देखिए ताकि आगे जो है हम इस स्टोरी को और भी आनंददायक जो है बना सकते हैं।